अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बहुत बड़ा एक क्राइसिस पैदा होगा, बहुत बड़ा एक बहरान खड़ा होगा, क्योंकि मसला सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं है और आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब होगा क्या और मामलात किस तरफ जाएंगे। देखें, पहले हम इस पे आ जाते हैं कि जब ये कमेटी बनाई गई थी तो उसी वक्त ही पता था कि फ़ैसला क्या आएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला दुरुस्त था, बाइकआउट करने वाला, क्योंकि तहरीक इंसाफ जाती तो इस सारे प्रोसेस को वैलिडेट करती, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं गई और तहरीक इंसाफ के बगैर ही उन्होंने 8 बंदे अपने पूरे किए हुए थे। 12 में से 8 बंदे, 4 नून लीग के, 3 पीपल्स पार्टी के और 1 MQM का। तो ये यानी पहले से तय था और इसलिए जनाब ये हो गया है। और वो पीपल्स पार्टी जो पहले ये तासुर दे रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और फिर देखना तो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनकी तरफ से ये ज़राए से आ रहा था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब ये नहीं पता कि मौलाना साहब ने सबके साथ धोखा किया या मौलाना साहब के साथ धोखा हुआ है। अब तो ये तो ज़ाहिर है मौलाना साहब खुद ही बता सकेंगे या उनके लोग बता सकेंगे, कुछ देर बाद तफसीलात आएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सोर्सेज हमें ये बताते रहे कि मौलाना साहब ने हमें ये कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखना होगा कि अब इस हवाले से चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। और जहाँ तक बात है मंसूर इनकी, ज़ाहिर है मुनीब अख्तर साहब को तो पहले पता था कि उन्होंने तो इग्नोर होना ही होना है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का भी इसलिए समझ आ रही थी कि मैं जब ये कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, तो मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था असदुल्ला खान साहब के साथ, और असदुल्ला खान साहब के ज़्यादा इस पर आर्गूमेंट्स थे कि उनके आर्गूमेंट्स ये थे कि, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ये याह्या अफरीदी साहब के कौन कौन से फ़ैसले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये कहते हैं ज़ाहिर है इसके बाद ये जैसे अनाउंसमेंट होगी तो व्लॉग करना है और बात करनी है इस पर। मैंने कहा जी आप तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो उनका अभी भी ये कहना था कि पार्लियामेंट में उस दिन कौमी असम्बली में जो खिताब किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो खिताब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, उन 8 जजेस के हवाले से बहुत डैमेजिंग था और बहुत अटैक थे, और नाम लेके उन्होंने टारगेट किया मंसूर अली शाह साहब को। और जब ये कहा कि आपने अगर चीफ जस्टिस बनना है तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ मिलिए मेट कर दिया जाए। और फिर ये भी ख्वाजा आसिफ ने कहा, इल्ज़ाम लगाया अतर मिनल्ला साहब पर कि उन्होंने किसी के कहने पर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा अब वो जज सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। और मुनीब अख्तर साहब के तो ज़ाहिर है ये पहले से ख़िलाफ़ थे, याह्या अफरीदी साहब अब मखसूस नशस्तों वाले केस की वजह से उनके ख़िलाफ़ हो गए। और इससे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सुप्रीम जजेस को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जैसे काजी फाइज ईसा जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह है कि अब ये हुकूमत एक्सपेक्ट करती है याह्या अफरीदी साहब से कि वो जजेस को कंट्रोल करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से बातें करते रहे कि 25 के बाद बात की जा रही है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, और ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा कि 8 जजेस में से एक जज ने सीने पे हाथ मार के कहा कि हम अपने बंदे को बाहर ला रहे हैं, यानी इमरान खान को बाहर ला रहे हैं और उसको इक़्तिदार हम देंगे। तो ये बातें सारी जो हैं वो कहते रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अब बहुत से सवालात हैं। एक तो सवाल ज़ाहिर है यही है जो देखना होगा कि क्या याह्या अफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। पहला सवाल तो ये है। इस पे 2 आ रहा है, मोस्टली लोगों का है कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ उनकी ये भी रहा है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आगे चला जाएगा मामला अमीनुद्दीन खान साहब पर और वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और इसलिए कुछ वकला का ख्याल है कि याह्या अफरीदी साहब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो याह्या अफरीदी साहब के पास ही ये मामला भी चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो याह्या अफरीदी साहब इस पर फुल कोर्ट तश्कील देकर और इस पर समाअत कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो एक राय है कि याह्या अफरीदी साहब को इस केस को सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी नामजदगी को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि याह्या अफरीदी साहब को हमने देखा है कि 184 के केसेस हों, कंट्रोवर्शियल केसेस हों, जहाँ पे दबाव आने वाली चीज़ें हों, वो वहाँ से वो ख़ुद को अलग कर लेते हैं। तो ये भी चांसेस हैं कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी अब इसमें यह भी है कि और बहुत से सवालात हैं कि अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं वो रिज़ाइन करेंगे, अक्सरियत कहते हैं कि रिज़ाइन नहीं करेंगे। मेरी अपनी ये राय है कि उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। और अब वकला देखते हैं कि किस हद तक तहरीक सक्सेसफुल चला पाते हैं, नहीं चला पाते, PTI क्या करती है, लोग क्या करते हैं, आवाम क्या करती है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में आपको और हमें मिलेंगे, और हमें शिद्दत से इंतज़ार भी रहेगा कि इस हवाले से क्या होता है। क्योंकि देखें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि
سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی اب تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہمارے دوست ہیں عبدالغفار ایڈوکیٹ صاحب، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو میں نے ان سے ایک چیز پوچھی، میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں کہ عالیہ نیلم صاحبہ کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تو جو دو دیگر جج ہیں شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب، ان کے کورٹ رومز کا نمبر چینج ہو گیا ہے یا وہ انہی کورٹ رومز میں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سینئر پیونی جج ہیں لاہور میں، وہ عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد جو سینئر جج تھے یعنی چوتھے نمبر والے، وہ سینئر پیونی جج ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اب یہ ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوگا؟ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑا خوفناک ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوں گے؟ امین الدین خان صاحب۔ اور اب جو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگا، جو آئینی بینچ ہوگا اس کے سربراہ کون ہوں گے، کیونکہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کون ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ اب یہ ہے کہ اب آتے ہیں ذرا نام دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل بہت خطرناک ہو گئی ہے، اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو اب یہ 6 ججز کا معاملہ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے ایشو ہو جائے گا، کیونکہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے یحییٰ آفریدی صاحب، ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب ہوں گے اور جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، دونوں قاضی فائصل صاحب کے جو ساتھی تھے، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، اور چوتھے جج جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہیں وہ عامر فاروق صاحب، اور پانچویں ہاشم خان کاکڑ صاحب۔ اچھا اب یہ اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں پانچویں، کاکڑ صاحب نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ باڈی ہے جو ججز کو برطرف کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہائی کورٹ کے ججز کو۔ وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب اور تیسرا ووٹ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کا، تو یہ 3 ووٹ جو ہیں وہ ہو گئے، اور اب یہ تینوں جو ہیں یہ کسی بھی جج کو یعنی برطرف کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی۔ اچھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کیونکہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے نا کہ چیف جسٹس پاکستان اور اس کے بعد 2 سینئر جج، اب کیا 2 سینئر جج جو ہیں وہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہوں گے؟ تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینئرٹی میں آپ سینئر پیونی جج لاہور میں عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد والے تھے، اوپر والے 2 سینئر پیونی جج یا سینئر نہیں رہے، تو یہ اب ایک ہے معاملہ۔ اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کون کون ہوگا؟ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔